गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलिए अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस अपने डिस्कस कर दिया था और उसके बाद हम लोगों ने फार्मूले को भी डिस्कस कर दिया था जिससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे हम लोग। पाई बराबर सी आर टी, और हमने बोला था कि पाई बराबर सी आर टी में जो आर है उसे हम लोग कई बार सॉल्यूशन कांस्टेंट एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। रिमेंबर इट कि अपन ध्यान दें यहां पर। तो हमारे पास पाई की जो वैल्यू है दैट इज सी आर टी और सी एस टी। हम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि इफ सोल्यूट अगर डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है देन हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं बेटा, कि अगर सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट होगा तो हम लोग लेंगे ICRT और आइदर ICST। ठीक है, अब इसके बाद ये सबको पता है कि R और S की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। R और S हम लोग इसकी वैल्यू को इक्वल मानते हैं 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट वन हम लोग बताने जा रहे हैं कि अपन जो फार्मूले हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज होने वाले हैं उन्हें हम वन बाय वन कैसे अपन सोल्व करने में यूज करेंगे वो देखें। तो मैं सबसे पहला फार्मूला लेने जा रहा हूं, देखेंगे फर्स्ट वन। सपोज अगर मेरे पास एक ऐसा सोल्यूट है जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, तो मैं इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालूं। तो यहां पर ध्यान देना है कि अगर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, तो इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है। अगर इनमें से कोई सा भी सोल्यूट, ध्यान दे वर्ड पे, कोई सा भी सोल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि कोई सा एक डाल दिया हमने, मान लिया यही डाल दिया, तो यहां पर अगर मान लिया इसके n मोल है, n मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गई N/B। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया बेटा? पाई बराबर N/B RT, और I तो 1 है। तो हम लोग पहला फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वन। इफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन like glucose, fructose, sucrose, urea, then phi is equal to N/B RT, where N is the number of mole of any one of solute। कोई सा भी एक सोल्यूट इनमें से हो सकता है, उसके मोल N लेने हैं। अब मेरी बात आगे ध्यान देंगे हम लोग यहां पर। अगर मान लिया हम इनमें से दूसरा यानी कि सोल्यूट ले लें, या फिर इन्हीं सोल्यूट को हम लोग एक या दो को लेकर के एक साथ सॉल्यूशन बना ले, एक साथ ऐड करके सॉल्यूशन बना ले, उस केस में अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो दूसरा केस अपन ध्यान देंगे मेरी तरफ, सेकंड केस ध्यान देंगे बेटा। मान लिया तुम एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, और उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए तुम दो अलग अलग सोल्यूट ले लेते हो। जैसे तुमने ग्लूकोज ले लिया और उसके साथ यूरिया भी ऐड कर दिया, और उन दोनों के अलग अलग मोल हैं। मतलब ऐसे मान लो कि यहां पर मैंने एक सोल्यूट लिया, यहां पर सोल्यूट ले लेते हैं यूरिया, उसी सोल्यूट में सोल्यूट 1 यूरिया ले लिया, सोल्यूट 2 हमने सुक्रोज ले लिया, ऐसे ही एंड सो ऑन। इसके मोल ले लिए N1 और इसके मोल ले लिए N2। ये अपन क्या है? मोल्स। ठीक है, तो क्या हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं? इन सोल्यूट को अगर हमने डाल दिया तो देन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? फर्स्ट वन की कंसंट्रेशन होगी N1/B और सेकंड वन की होगी N2/B। या फिर हम लोग कंसंट्रेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1 + N2 ओवर B, N1 + N2 एंड सो ऑन ओवर B। ये आ गई कंसंट्रेशन। तो पाई क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो भी रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है उससे लिखना है इस तरीके से, अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, और अपन इनमें से कोई सा भी सोल्यूट डिसोसिएट
या एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए आई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 1 रहेगी। तो अपन मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर एक ही सॉल्यूशन है उसमें यही सारे जो अपन पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हैं वो एक साथ डाल दिए जाते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट मोल्स हैं, तो सबके मोल को सम करेंगे, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और अपन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, इंटू आर इंटू टी कर देंगे। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ध्यान रखना टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन स्केल में लेना है। क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वाला थर्ड वन में जो अगला केस है, थर्ड वन केस, अगर मैं इसी वाले को ध्यान देते रहेंगे, अगर मैं इसी वाले केस में यहां पर मैंने एक सोल्यूट, यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने NaCl भी डाल दिया, मैंने इसके अंदर यहां पर एसिटिक एसिड डाल दिया एंड सो बहुत सारे अलग अलग मैंने इसके अंदर यहां पर सॉल्यूट एडेड है, बट डिसोसिएट हो रहे हैं। और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास में यहां पर C1 है इस सॉल्यूशन की, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ये अपन पे यहां पर कंसंट्रेशन दी हुई है। ये सॉल्यूशन है NaCl का, एसिटिक एसिड का, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो C1 है, इसका अपन वांट ऑफ फैक्टर अपन I1 है, इसका वांट ऑफ फैक्टर I2 है। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशंस की अपन C1 और C2 है, और यहां पर वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास में यहां पर I1 है और I2 है। अलग अलग हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है, बिल्कुल होंगे अलग अलग, क्योंकि डिसोसिएशन अलग अलग होता है। तो उस केस में मिक्स होने के बाद में जब ये दोनों सॉल्यूशन अपन मिक्स होंगे, एक NaCl है और एक एसिटिक एसिड है, इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अपन पाई ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उस केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन का अपन पाई होगा I1C1 प्लस I2C2 एंड सो ऑन, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनटू RT। टी टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अगर डिफरेंट हमारे पास में सॉल्यूशन है, एक की कंसंट्रेशन C1 है, एक नमक का है, NaCl का है, एक यूरिया का है या एसिटिक एसिड का है, अलग अलग है, और इनके लिए आई अलग अलग है हमारे पास में यहाँ पर, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसका वांट ऑफ फैक्टर, इसकी कंसंट्रेशन, इसका वांट ऑफ फैक्टर एंड सो ऑन इनटू RT। R और T हमें यहाँ पर लेना है और टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। R की वैल्यू 0.0821 लेनी है अगर प्रेशर को ATM में, और जनरली प्रेशर को ATM में ही निकालते हैं, तो R की वैल्यू फिक्स ही है 0.0821, और इसका अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन नेक्स्ट वन केस पर आते हैं, थर्ड वन में ध्यान देंगे हम। ये हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, एक की कंसंट्रेशन C1 है, एक की C2 है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम B1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम B2 है। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सेम and want of factor of solute present in this solution is same मतलब इसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर अगर आई है तो इसमें भी आई है। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का देन पाई रिजल्टेंट क्या होगा, हमें बताना पाई रिजल्टेंट क्या होगा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में अपन रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पाई क्या होगा, अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट पाई क्या होगा, ये बताना है, ये हमें डिस्कस करना है कि अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट पाई हमारे पास में क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो अपन कैसे करेंगे इस केस को ध्यान देना है। इस केस को ऐसे करेंगे, सपोज इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका वॉल्यूम B1 है, इसका B2 है। तो आफ्टर मिक्सिंग C रिजल्टेंट इज इक्वल C1 B1 C2 B2 ओवर B1 प्लस B2, दोनों को हमने ऐड कर दिया
बॉन्ड ऑफ फैक्टर सेम था, दोनों की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ये तो जानते ही होंगे तुम कि अगर दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगी वो बेटा होगी अपन M1V1 प्लस M2V2 ओवर B1 प्लस B2। ये फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं। तो M1 की जगह यहाँ C1 है और M2 की जगह C2 है। तो ये फार्मूला तुम्हें पता भी है, C1V1 प्लस C2V2 ओवर B1 प्लस B2। ठीक है, अब ध्यान देना है। तो पाई निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट, पाई रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट। सी रिजल्टेंट, हाँ सी रिजल्टेंट लिख देता RT। ठीक है, तो पाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास C1V1 C2V2 ओवर B1 प्लस B2 RT। टेम्परेचर सेम है, देखा ही था तुमने, बिल्कुल। तो क्या हम पाई रिजल्टेंट को थोड़ा सोल्व कर दें, C1 RT B1 C2 RT B2 ओवर B1 प्लस B2 और पाई रिजल्टेंट की फार्मूला हमारा आ चुका है, ये हो जाएगा पाई1 B1 प्लस पाई2 B2 ओवर B1 प्लस B2। ये फार्मूला लगाना है। अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, दोनों में सोल्यूट के वांट ऑफ फैक्टर सेम हैं, दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम है, ध्यान रखेंगे ये तभी अप्लाई होगा जब सोल्यूट के वांट ऑफ फैक्टर सेम हो और उन सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी सेम हो। देख सकते हो पाई1 B1 प्लस पाई2 B2 ओवर B1 प्लस B2। अपन पाई1 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, पाई2 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, B1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, B2 इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब अपन ध्यान देना है, हाँ ऐसा हो सकता है कि दो अपन पे यानी कि सोल्यूट अगर सॉल्यूशन हमारे पास में बना रहे हैं और दोनों का वांट ऑफ फैक्टर सेम है, भले वो आयनाइज हो रहे हो जैसे NaCl और KCl, तो भी ये लगा सकते हैं। तो अपन तो भी अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट में ध्यान देंगे। मेरी तरफ इधर देखें, हम लोग ध्यान देंगे बेटा फिर से। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है जब ऑस्मोटिक प्रेशर के हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो उसमें भी अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस मेंस और नीट। ये अपन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अपन पे सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितनी भी हम लोगों ने अब तक स्टडी की है, RLBP है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, उन सभी के कंपैरिजन में जो सोल्यूट का मोलर मास हम लोग इवेल्युएट करते हैं, उसके लिए सबसे प्रीफर्ड जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। तो अपन लिख सकते हैं मोस्ट प्रीफर्ड colligative property for measurement of molar mass of solute is osmotic pressure, is osmotic pressure। ठीक है, this colligative property is used to find out या टू मेजर्ड कर लीजिए, measured the molar mass of solute particles of colloidal solution, proteins, बैक्टीरिया और जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, इन सब के जो मोलर मास हैं वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं।
तो अपन इस बात का ध्यान रखना है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सब का जो मोलर मास है वो हम लोग यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू मेजर द मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, ईटीसी। ठीक है, तो अपन ये ध्यान रखना है कि अपन ये जितने भी, ये अपन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा, जैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन वाला तो बहुत बार आएगा, तो मैं एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे कि मोस्ट प्रीफर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं उन सोल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। कैसे? पाई बराबर क्या हो जाएगा, N/BRT, और मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो वहां से मोलर मास निकाल लेंगे। तो अपन समझ में मेरी बात आ गई होगी। कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, पाई बराबर हो जाएगा मोल बाई वॉल्यूम, और मोल क्या हो जाएगा, मास बाई मोलर मास। तो यहां से मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर अपन को, ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वन, इट इज एक्सपेरिमेंटली measured by Berkeley and Hartley मेथड। बर्कले और हार्टली मेथड से हम लोग इसे एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके हम लोगों ने फार्मूले अभी पढ़े और उन्हें हमने बताया कि कौन सा फार्मूला कैसे लगाना है। अगली वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद में हम लोग अगली वाला जो इसके जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके माय डियर।